घूर्णीय गति केवल कठोर पिंडों के लिए ही संभव है। इसका मतलब है कि अब हमारा अध्याय केवल कठोर पिंडों तक ही सीमित है। हम द्रवों यानी तरल और गैसों से संबंधित नहीं होंगे। यहाँ तक कि अगर ठोस भी है जैसे स्पंज जैसा, तो भी वह हमारे चर्चा का विषय नहीं होगा। केवल कठोर पिंड। कठोर पिंड क्या होते हैं? यदि आप कठोर पिंड पर बाहरी बल लगाते हैं तो उसके घटकों की आंतरिक व्यवस्था या आपसी व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। कठोर पिंडों के साथ 3 प्रकार की गतियां संभव हैं: स्थानांतरणीय, घूर्णीय, और जब आप इन्हें मिलाते हैं तो वह घूर्णन गति, रोलिंग मोशन बन जाती है। तो हम इन तीनों प्रकार की गतियों को अलग अलग देखेंगे। बीच में हम एक बहुत ही रोचक और विशिष्ट प्रीसेशनल गति के मामले को भी देखेंगे। स्थानांतरणीय शब्द का उपयोग कण, पार्टिकल के लिए नहीं किया जाएगा। केवल कठोर पिंडों के लिए ही स्थानांतरणीय शब्द का उपयोग किया जाएगा। यदि किसी पिंड को इस प्रकार से हिलाया जा रहा है कि उसके सभी कणों की वेग समान है, तो हम इसे स्थानांतरणीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ ये सज्जन इस बड़े ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं। जब यह बड़ा ब्लॉक सतह पर चलता है तो उसके सभी कणों की वेग समान होगी। जब मैं समान कहता हूं तो इसका अर्थ है कि वेग का परिमाण और दिशा दोनों ही समान है। दूसरे प्रकार की गति, जिसे हम घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन कहते हैं, यह गति सामान्यतः किसी अक्ष के चारों ओर होती है और इस प्रकार की गति में कठोर पिंड के सभी कण वृत्ताकार गति पूरी करते हैं, ऐसे तरीके से कि सभी कणों द्वारा बनाए गए वृत्तों के केंद्र एक विशेष रेखा पर स्थित होंगे, जिसे आगे चलकर हम घूर्णन अक्ष, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। ध्यान रखें, घूर्णन को हमेशा घूर्णन अक्ष के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, इसीलिए घूर्णन से संबंधित मात्राएं भी घूर्णन अक्ष पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए स्पर्श रेखा, टेंजेंट के बारे में जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा और व्यास, डायमीटर के बारे में जड़त्व आघूर्ण अलग होगा। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। इस अध्याय में जब भी हम घूर्णन से संबंधित मात्राओं की बात करेंगे तो घूर्णन अक्ष को अवश्य नोट करना, स्पष्ट करना या निर्दिष्ट करना आवश्यक है। अगर आप घूर्णन की बात कर रहे हैं बिना घूर्णन अक्ष के, तो यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी बुकिंग क्लर्क से किराया पूछ रहा हो और जब तक गंतव्य नहीं बताया जाता, वह क्लर्क आपको उस शहर का किराया कैसे बताएगा। इसी तरह घूर्णन अक्ष स्पष्ट होना चाहिए। अब गति का तीसरा प्रकार है जिसमें घूर्णन अक्ष भी घूमता है। देखिए, यह घूर्णन अक्ष है, कुछ घूम रहा है, लेकिन इस तरह से मतलब है कि अक्ष भी आपको घुमा रहा है। घूमते हुए लट्टू की तस्वीर लाओ। यह इस प्रीसेशनल गति का सबसे अच्छा उदाहरण है। आप कहेंगे कि इस प्रकार में घूर्णन अक्ष भी किसी दिए गए अक्ष के चारों ओर घूमता है। और अंत में सबसे रोचक बात, जिस पर हम वास्तव में इस पूरे रोलिंग मोशन के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रोलिंग मोशन, आप कह सकते हैं कि यह साधारण गणित है। यह स्थानांतरणीय और घूर्णन गति दोनों का संयोजन है। रोलिंग से संबंधित किसी भी मात्रा को खोजने के लिए आपको स्थानांतरणीय और घूर्णन दोनों के लिए मात्राएं निकालनी होंगी और फिर उन्हें जोड़ना होगा। मैं एक बहुत ही रोचक पारंपरिक उदाहरण दूंगा। आप इस साइकिल को देख रहे हैं, ये पुरानी डिजाइन है, पुराने जमाने की। इसमें वह स्टैंड है जो दोनों तरफ हुआ करता था। यह इस स्टैंड पर टिकी हुई है, पारंपरिक प्रकार की, और विश्राम की स्थिति में है। इस विशेष स्थिति में अगर कोई व्यक्ति इस साइकिल के पैडल को धीरे धीरे घुमाता है तो उसके पिछले पहिए भी घूमने लगेंगे और गति पकड़ लेंगे। ये घूर्णन का एक स्पष्ट उदाहरण बन जाता है। अब मैं यहाँ पर दोनों तरफ सावधानी से ब्रेक लगाता हूँ। इस हैंडल में मैं ब्रेक लगाता हूँ और हम इसे स्टैंड से उतारते हैं। हम इसे आगे धकेलते हैं क्योंकि पहियों को घूमने या रोल करने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि आपने ब्रेक लगा दिया है और आप धक्का दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है?
सिर्फ पहिए फिसलेंगे और ये ट्रांसलेटरी मोशन का मामला होगा जिसमें केवल पहिए फिसल रहे हैं। आप ब्रेक छोड़ दें, उन्हें आजाद कर दें। अब साइकिल को आगे धकेलें। क्या होगा? पहिए घूमना भी शुरू कर देंगे और अब पूरे प्रक्रिया को रोलिंग कहा जाएगा। रोलिंग ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन का संयोजन है।